तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोर्स। माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी और आज का वीडियो है हमारा ट्रुथ टेबल एंड प्रपोजिशनल लॉजिक। ये थोड़ा सा अलग है। जो जनरल टॉपिक्स मैं करता हूँ और मैं करवाता हूँ उनसे थोड़ा सा आज का टॉपिक अलग है ना। इसमें कोडिंग नहीं है बट कुछ चीज़ें समझने वाली है। बस लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपली हम चीज़ों को समझेंगे। और ये क्या टॉपिक है इस पूरे को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रुथ टेबल। उससे पहले आते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। अब ये प्रपोजिशन का मतलब क्या है? प्रपोजिशन मैं लिखता हूँ PROO है ये। प्रपोजिशन। अब मैं, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है लेकिन थोड़ा सा इसको झेल लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से लिख रहा हूँ यहाँ पे। माउस से टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्रपोजिशन का मतलब ये है किसी भी एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है जिसका आंसर या तो ट्रू होगा और फॉल्स होगा, ठीक है। या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, जिसको हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हो। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि आपने क्या खाना खाया आज, तो ये प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, कोई सीधा जवाब नहीं है, यानी कि हाँ या ना में नहीं है। अगर मैंने पूछा मैंने खाना खाया, तो ये एक प्रपोजिशन हो सकता है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। मैंने खाना खाया, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है ना। अगर मैं कहूँ द स्काई इज क्लियर, द, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखने की बट ऐसा हो रहा है। द स्काई इज, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है लेकिन मैं ये माउस से टाइप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है। द स्काई इज क्लियर। ये एक प्रपोजिशन है क्योंकि या तो वो ट्रू है, या तो ये बात सही है कि हाँ स्काई सचमुच क्लियर है, या फिर शायद थोड़े बादल बादल छाए हैं और स्काई क्लियर नहीं है, तो ये फॉल्स भी हो सकता है। अगर ट्रू है तो आपको पता है वो जवाब जो है वो 1 होगा, और अगर फॉल्स है तो हमारा 0 होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रपोजिशन। और इसके ऊपर बेस करके कुछ लॉजिक है, कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही खेल है। अगर ट्रू है तो वो 1 है, और अगर फॉल्स है तो वो 0 है। इसी को लेकर के एक प्रपोजिशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वो जो टेबल है कि कितने प्रपोजिशंस ट्रू है, क्या होने वाला है, उसी को, उस टेबल को, उस कॉलम को मैं दिखाने वाला हूँ। उसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ ट्रुथ टेबल यानी कि वो कंडीशन फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ये सारी जो कैलकुलेशंस हम करते हैं वो एक टेबल के फॉर्म में हम करते हैं, और उसी टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल, ठीक है। कि वो प्रपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है डिसजंक्टिव, ठीक है। इसका, इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज और, और। इसका मतलब, इसका मतलब या तो, मतलब अगर दो प्रपोजिशन है पी एंड क्यू, पी कुछ कह रहा है क्यू कुछ कह रहा है ना, दोनों अलग अलग प्रपोजिशन। एक सेकंड, इसको भी मिटा देता हूँ, वो भी मिटा देते हैं, हाँ। तो या तो वो पी है या क्यू है, इसके बीच में अगर हम और परफॉर्म करें, और अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो वो जो आउटपुट है, जो आउटपुट आने वाला है, वो हमेशा 1 ही होगा, वो हमेशा ट्रू ही होगा। क्योंकि और का मतलब है या तो पी ट्रू है या तो क्यू ट्रू है। कोई भी अगर ट्रू है तो ये मान जाएगा, यानी कि वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक अगर ट्रू है तो वो जो फाइनल आउटपुट है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि वो 1 ही आएगा हमेशा, हमेशा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि हमने और परफॉर्म, और को आप इस तरीके से समझ सकते हो, और का एक सिंबल है दैट इज प्लस। और को आप प्लस से समझ सकते हो, मतलब अगर P यहाँ पे 0 है यानी कि फॉल्स है, Q ट्रू है यानी कि 1 है, तो जो आउटपुट होगा वो 1 आएगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो भी जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तभी आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर दोनों ही ट्रू है तब तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ इस वाले केस पे वो फॉल्स आ रहा है, यानी कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो जो फाइनल आउटपुट है वो फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज वो फॉल्स नहीं आने वाला, ठीक है। ठीक है, अच्छा।
तो ये है डिसजंक्टिव का मतलब, डिसजंक्टिव का सिंबल ये भी है। अगर मान लो उसको हम लिखे P प्लस Q, इसका मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन जो ये ऑपरेशन है ये वाला परफॉर्म हुआ है। प्लस सिंबल का मतलब ये होता है, ठीक है, उसको प्लस से भी डिनोट करते हैं और आई थिंक उसको इस वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स का मतलब यही है कि इस पे डिसजंक्टिव जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ है, यानी कि कोई भी एक अगर ट्रू है तो जो फाइनल आउटपुट है वो ट्रू होने वाला है, ठीक है। आई थिंक इतना हमने देख लिया होगा। अब एक और प्रोपोजिशन नेक्स्ट वाला, वो हमारा है वो हमारा है कंजंक्टिव। वो हमारा है कंजंक्टिव। कंजंक्टिव क्या है? कंजंक्टिव इसका ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, बट वो और था, ये एंड है, ये एंड है, ठीक है। अब दोनों में प्रॉब्लम ये होती है कौन सा है डिसजंक्टिव कौन सा है कंजंक्टिव, कौन सा प्लस मतलब डिसजंक्टिव, और यहाँ पे डॉट मतलब, डॉट जो है होता है मतलब डॉट मैं कैसे लिखूँ, डॉट है मतलब कि अगर मैं P या फिर Q, मान लीजिए Q डॉट P अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें एंड परफॉर्म हुआ है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट इज P Q। बीच में अगर डॉट आप दो या ना दो एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल उसी तरीके का एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अगर आप सिंबल दो तो भी सेम बात है, अगर ना दो तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है यानी कि P एंड Q है, मतलब कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स एंड है। कुछ भी नहीं है बीच में यानी कि एंड है, और प्लस होगा, अगर कुछ है तो प्लस ऑब्वियसली होगा, प्लस अगर होना चाहिए था तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। P डॉट Q अगर हम करें तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था मल्टीप्लिकेशन की तरह का आप इसको देख सकते हो। P का मतलब, डॉट का मतलब ये होता है कि दोनों को ट्रू होना होगा तभी जो आउटपुट है वो ट्रू होगा, ठीक है। दोनों को ट्रू होना होगा, यानी कि अगर ये दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज इसमें से एक भी फॉल्स है, यानी कि जैसे ये फॉल्स है तो ये ज़ीरो होगा। ये अगर ये भी एक फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे P फॉल्स है तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो 0 से 1 तो 0 ही आता है। यहाँ पे भी ये वाला ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, और दोनों ही अगर फॉल्स है तो फाइनल आउटपुट 0 ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ट्रू है तभी सिर्फ ये ट्रू आता है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन की तरह भी आप समझ सकते हो। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा, इसको हम इस तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं, उसके बाद एक एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हम एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्रुथ टेबल के ज़रिए कुछ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। वो प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आई थिंक 3 वेरिएबल्स का है। वो कर देंगे तो बाकी सारा कुछ सम अप हो जाए, ठीक है। हमने किया कंजंक्टिव, अब है बाई डायरेक्शनल। इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस। ई, यहाँ पे ई, QUI, VA, LENCE। अब ये मैंने कहा था बहुत मुश्किल है इसमें लिखना, तो ये इक्विवेलेंस है, EQUIVALENCE, ठीक है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? उसका सिंबल एक होता है, दैट इज अगर मैं लिखूं तो P 3 ऐसे डैश, Q, या फिर P, और यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ एरो आप दे दो, और यहाँ पे Q, ठीक है। इन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इक्विवेलेंस, मतलब दोनों का अगर वैल्यू सेम है तभी जो आउटपुट है वो 1 आता है। यानी कि अगर P अगर ट्रू है, Q अगर फॉल्स है तो आंसर आता है हमारा फॉल्स। तो आंसर इस तरीके से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, P अगर फॉल्स है, Q अगर ट्रू है, तब भी हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये 1 है, P अगर 1 है यानी कि P ट्रू है, Q भी अगर ट्रू है वो ये ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो भी ये ट्रू आएगा।
ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। इक्विवेलेंस मतलब दोनों दोनों का वैल्यू जो है, दोनों पी और क्यू क्यू का दोनों का वैल्यू दोनों कॉलम में अगर सेम है तो इस वाले कॉलम में हमेशा ट्रू ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो इक्विवेलेंस ट्रू आता है, अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी वो ट्रू ही आता है। ठीक है, तो ये है बाई डायरेक्शनल। अब है हमारा कंडीशनल। अभी कंडीशनल क्या है? कंडीशनल क्या है? कंडीशनल को हम कह सकते हैं इफ दिस देन दिस। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पी इम्प्लीकेशन या फिर इम्प्लाइज क्यू, या फिर आप उसको लिख सकते हो पी इक्विवेलेंस में दो एरो थे, दो दोनों तरफ, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ वो एरो पॉइंट करेगा। ठीक है, यानी कि पी इक्विवेलेंस क्यू अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसी टेबल को अगर आप कंसिडर करो, अगर ये पी है, ये अगर ये अगर क्यू है और दोनों के बीच में अगर इक्विवेलेंस ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूं तो 1 और 0 अगर है कहीं पे, यानी कि अगर ये वाला ट्रू है, ये वाला अगर फॉल्स है, उस वाले केस में ये पूरा फॉल्स आएगा। बाकी सारे केसेस में बाकी सारे केसेस में वो ट्रू आएगा। ठीक है, आपको बस इसको याद रखना है कि P इम्प्लाइज Q के केस में अगर P का जो कॉलम है उसमें अगर 1 आता है, Q के कॉलम में अगर 0 आता है, तो जो आउटपुट है उसके कॉलम में भी 0 आएगा। बाकी सारे कॉलम में 1 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, इसको अगर आप याद रखते हो तो बाकी तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी को कर दिया जाए Q इम्प्लाइज P, तो वही बन जाता है। हमें अभी चेक करना होगा इस वाले केस पे, अगर इसी टेबल को मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे मुझे चाहिए 0 और 1। अगर ऐसा होता है तभी वो 0 आएगा इस वाले केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेबल उल्टा है तो इसलिए उल्टा करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आपको मिले तो आप देखना कि इम्प्लाइज यानी कि एरो के बाद कौन सा वेरिएबल है और एरो से पहले कौन सा वाला है। ठीक है, तो जो एरो के इस एरो की तरफ, एरो के बाद जो आता है ना, वो हमेशा 0 आना चाहिए और ये वाला हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ये अगर ये 1 है और ये 0 है तो जो आउटपुट है वो भी 0 आएगा। 0 0, ये 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है बाकी सारे केसेस में ये 1 आता है। ठीक है, और लास्ट वाला हम सबको पता ही है आई थिंक, फिर भी एक बार बता देता हूँ, दैट इज नॉट। नॉट मतलब उसको ऐसे लिख सकते हो, नॉट पी या फिर नॉट क्यू या फिर पी डैश या फिर क्यू डैश। ये मैथमेटिक्स में भी आपने किया होगा कि अगर 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 p इक्वल इक्वल 0 है तो p डैश हमारा बन जाता है 1। अगर p 1 है तो p डैश बन जाता है 0। बस उल्टा हो जाता है, ये एक ही ऑपरेटर पे काम करता है, दोनों पे काम नहीं करता है। नेगेट करने का मतलब है उसको उल्टा देना, मतलब अगर वो 1 है तो वो 0 हो जाएगा, अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ये सारे 5 ऑपरेशंस थे, दैट वाज डिसजंक्टिव, कंजंक्टिव, बाई डायरेक्शनल, कंडीशनल एंड नेगेशन। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आने वाले हैं यहाँ से, या फिर एक को हम अगर प्रूफ करें तो ही हमारा काम बन जाता है। ठीक है, P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R डॉट, यहाँ पे डॉट है, डॉट ना भी लिखे तो भी चलता है लेकिन मैंने लिखा फॉर कन्वीनियंस। Q इम्प्लाइज R, इसको हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। P प्लस क्यू इम्प्लाइज R के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे P भी है, यहाँ पे Q भी है, यहाँ पे R भी है, यानी कि 3 टेबल्स होने वाले हैं, P Q R। ठीक है, P Q R इस तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक है कि यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो हमें मतलब 8
जो प्रपोजिशन है वो चाहिए। क्यों 8 चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 to the power 3, यानी कि 8 प्रपोजिशन हमें लिखना है। इसके लिए 8, इसके लिए 8, इसके लिए 8, यानी कि अब वो कैसे होगा? ये जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे मतलब इस तरीके राइट से अगर मैं काउंट करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ से पहले एक एक करके चेंज होगा, यानी कि पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरीके से चेंज होगा, एक एक करके चेंज होगा, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये दो दो करके चेंज होगा, यानी कि 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, इस तरीके से। और ये क्योंकि 3 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, लेकिन मतलब आप इसको इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये 0 पोजीशन पे, यानी कि 2 to the power 0 जो आता है हमारा 1। ये है 2 to the power 1, यानी कि जो आता है हमारा 2, यानी कि दो करके चेंज होगा, दो वैल्यूज करके चेंज होगा, पहले 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0, इस तरीके से। और ये वाला जो है ये 1, मतलब एक पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरीके से। और ये थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि 0 1 2, ये 2 पोजीशन पे, सॉरी 0 से काउंट करेंगे राइट साइड से। ये 2 पोजीशन पे है, तो 2 to the power 2 जो आता है हमारा 4, तो ये पहले 4 बार 1, फिर 4 बार 0, ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको लिख करके देखते हैं, हमें कौन से इसको MS एक्सेल पे करते हैं, आ जाइए। पहले हमें देख लेना कि कौन सा पहले तो P Q एंड आई थिंक R, हमें ये सारे चाहिए, PQR। चलो लिख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं तो। अच्छा, R के लिए मैंने कहा कि R 2 to the power 0, यानी कि 1, तो एक एक करके चेंज होगा, पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर सॉरी 1, फिर 0, फिर 1, कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5, और 3 बार आया। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आना चाहिए था, 8 बार आ चुका है, ठीक है। अब ये 2 to the power 1, यानी कि 2 बार करके चेंज होगा, पहले 1, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, ठीक है। और ये 4 बार करके चेंज होगा, यानी कि पहले 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0, ठीक है। ऐसे ये चेंज हो गया। तो हमने जो प्रपोजिशंस थे, यानी कि जितने भी वैल्यूज हमें चाहिए थे, वो हमने लिख दिए, ठीक है। अगर ये वाला वेरिएबल नहीं होता तो हम इसको कंसिडर करते ही नहीं, लेकिन क्योंकि ये है तो इसलिए इसको मैंने क्योंकि 3 वेरिएबल्स ही हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा आपके पास कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। 3 जो है वो हाईएस्ट है, तो मैंने हाईएस्ट के लिए दिखा दिया। अब बाकी अगर 2 है, सिर्फ P और Q है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितने सारे टेबल्स हमें चाहिए, हमें वो देखना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। P इम्प्लाइज R हमें चाहिए, ये वाला एक कॉलम चाहिए, P इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R हमें चाहिए, P प्लस Q चाहिए, P प्लस Q इम्प्लाइज R हमें चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का भी एक कॉलम हमें चाहिए। पहले लिख लेते हैं, पहले P प्लस Q, ये हमारा एक होने वाला है, P प्लस Q। अच्छा, अब चाहिए हमें P इम्प्लाइज इम्प्लाइज, इस तरीके से लिख देता हूँ, P इम्प्लाइज R, ये वाला एक चाहिए हमें, P इम्प्लाइज R। अब चाहिए Q इम्प्लाइज R, और ये गलत हो गया, इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा क्या? Q इम्प्लाइज R, हाँ, P इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, P प्लस Q हमें मिल चुका है। अब P प्लस Q, इनको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस Q इम्प्लाइज P प्लस Q इम्प्लाइज R, ये भी एक बन गया हमारा, P प्लस Q इम्प्लाइज R। अब चाहिए हमें P इम्प्लाइज R,
पहले टेबल्स बना लेते हैं, फिर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और क्यू इम्प्लाइज आर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम। चलिए बढ़ा दिया। अब 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 p प्लस क्यू यानी कि 1+1। अब आपको बाइनरी एडिशन नहीं करना कि 1+1 10 होता है, यानी कि 1 और 0 होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर दोनों ही ट्रू है तो मैंने उसके लिए कहा था कि ये जो है ये और है, मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो जो आंसर है वो ट्रू ही आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो बहुत बढ़िया भाई, तो वो आंसर भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, पहले इसको, इस टेबल को भर लेते हैं। p प्लस क्यू, इसके लिए भी p 1 1 है, ट्रू। इसके लिए 1 0 है, 1 और 0 है तो 1 ही आएगा। 1 और 0 है तो 1 ही आएगा। ये भी 1 है तो 1 आएगा। इसमें भी 1 है, ये 0, ये आई थिंक, सॉरी, ये 0 आया, और आई थिंक यहाँ पे भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, हमें कौन सा वाला चेक करना है, यानी कि 1 और 0। 1 और 0 कहाँ पे है, ये 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और R के वैल्यू पे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि 1 और 0, ये वाला 0। R के वैल्यू में और कहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 है। हाँ, बस यही दोनों 0 होंगे, बाकी 1 होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। हो गया। अब Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R यानी कि 1 और 0। R के वैल्यू पे कहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 है तो इस वाले सेल पे भी 0 आना चाहिए। अब R पे कहाँ पे 0 है, R यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो Q भी 0 है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे R 0 है, यहाँ पे Q 1 है, तो ये वाला कॉलम, ये वाला 0। R और कहाँ पे 0 है, R यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Q भी 0 है, तो हमें नहीं चलेगा। ठीक है, 1 और 0 चाहिए हमें, बाकी सारे 1 हो जाएंगे, तो मैं 1 लिख देता हूँ, ये भी 1। अब क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि सिर्फ 0 और 1 है, 0 और 1 है, तो करना थोड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ कंप्यूटर पे करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कॉपी में लिख करके करोगे तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं यहाँ पे, हाँ। तो P प्लस क्यू यानी कि ये इम्प्लाइज R, R उसके बाद में, लेकिन कि टेबल हमने उल्टा लिखा है, तो हमें 1 0 अभी नहीं ढूंढना, अभी ढूंढना है, आप देख सकते हो 0 1 ढूंढना है। इस टेबल, इन दोनों के कंपैरिजन में हमें अभी 0 और 1 ढूंढना है, 1 0 नहीं ढूंढना। इसमें 1 ढूंढना है और इसमें 0 ढूंढना है, यानी कि 0 1 ढूंढना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी कि ये वाला 0, 2 0 नहीं, 1 0। अच्छा, R के टेबल पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0। R के टेबल में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे भी 0। R के टेबल में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो नहीं चलेगा, तो बाकी सारे यहाँ पे 1 बिठा देते हैं। हो गया। अब P इम्प्लाइज R डॉट Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R डॉट Q इम्प्लाइज R, यानी कि ये वाला टेबल और ये वाला टेबल हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से 1 यानी कि 1, 0 0 यानी कि 0, ये है 1 1 यानी कि 1, 0 1 यानी कि 0। इस वाले पे, इस वाले पे 1 1 यानी कि 1, यहाँ पे 1 0 यानी कि 0, यहाँ पे 1 1 यानी कि 1, और यहाँ पे 1 1 यानी कि 1। हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था, चलिए देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस इम्प्लाइज, देखते हैं, प्लस इम्प्लाइज और इन दोनों का ये दोनों 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी कि आप देख सकते हो ये दोनों टेबल जो है ये इक्वल है, और देयरफॉर
therefore सॉरी लिख रहा हूँ प्रूव्ड, सॉरी ये पी आने वाला था यहाँ पे, व्हाटएवर, आप चाहो तो दोबारा इसको लिख सकते हो प्रूव, हाँ therefore proved। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों टेबल जो है वो इक्वल है, इक्वल वैल्यूज आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा थोड़ा सा हेडेक है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलेशन इतना भी नहीं है, लेकिन आसान है और इतना हेडेक वाला काम नहीं है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे इस तरीके से करते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लिख करके करते हो तो थोड़ा आप चीज़ें आपकी बिल्कुल आंखों के सामने होता है, तो इतना मुश्किल भी नहीं, तो अच्छा हो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा 3 वेरिएबल्स वाला दिखा दिया, ताकि आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स वाले आए तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं, लॉजिक गेट्स के ऊपर भी आने वाला है। प्रोपोजिशनल लॉजिक तो हमने देख लिया, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी आने वाला है अब इन अपकमिंग सेशंस। तो अगर काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ टेल मी दैट, अगर नहीं लगता है तो प्लीज़ देन ऑल्सो टेल मी दैट। ओके, तो नए वीडियोस का इंतज़ार करें और तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।